एक गरीब ऑटो वाला शाम के समय अपने घर लौट रहा था क्योंकि उसके बीवी बच्चे इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ पर जैसे वो जा रहा था तो एक चौराहे पर उसे एक लड़की मिलती है जो बेहद ही खूबसूरत थी और उसने अच्छे खासे अमीरों वाले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो पूरी तरह से नशे में धुत थी। वह उसे हाथ देती है और इसके बाद वह लड़का ऑटो रोक लेता है। अब यहाँ पर जैसे उसने ऑटो रोका था तो वह लड़की ऑटो में बैठ जाती है और उसे एक एड्रेस बता देती है। इसके बाद जो लड़का होता है वह उस ऑटो को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां का एड्रेस उस लड़की ने उसे बताया था। दरअसल एक सोसाइटी थी और इसमें एक फ्लैट का नंबर वो उसे बता रही थी। यहां पर आने के बाद वह ऑटो रोकता है और कहता है कि मैडम आपकी जगह आ गई है और आप उतर जाइए ऑटो से। इसके बाद वह लड़की ऑटो से तो उतरती है, लेकिन उतरने के बाद एकदम से वह झूमने लगती है और देखने से लग रहा था कि ये ऊपर तक नहीं जा पाएगी। तो इसके बाद जो ऑटो वाला होता है वह सहानुभूति दिखाते हुए उसको सहारा देते हुए उसके फ्लैट तक ले जाता है। लेकिन वहाँ पर जब वह उसे छोड़कर वापस आने वाला होता है तो उसी समय वह लड़की उसे पकड़कर कमरे के अंदर खींच लेती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद ये ऑटो वाले की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। कौन था ये ऑटो वाला और क्या किया था उस अमीर लड़की ने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक राकेश नाम का लड़का रहा करता है। राकेश जैसे 12वीं क्लास करता है तो उसके बहुत कम नंबर आए थे और उसके बाद वह अपने घर वालों से पढ़ाई लिखाई करने से मना करने लगता है। माता पिता कहते हैं कि बेटा ऐसा मत कर वरना तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, हमारी तरह ही तुमको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन राकेश एक नहीं मानता है और कहता है कि माँ बाबूजी आप जो भी कह लो, मुझे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती और मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो जो माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता तो इसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जब इसके ऊपर परिवार का प्रेशर आएगा तो उसके बाद इसे पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई की क्या वैल्यू हुआ करती है। यही सोचकर जो उसके पिता होते हैं वे उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें कविता नाम की लड़की मिल जाती है और कविता से यहाँ पर परिवार वाले राकेश की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो राकेश होता है वह अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जब राकेश इधर उधर को काम धंधा नहीं देखता है तो उसके बाद घर के अंदर कलह का माहौल होने लगता है। पिता बार बार कहा करता कि कुछ खा कमा ले, इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। और जो राकेश होता है वह अपने माता पिता से उल्टी लड़ाई करने लगता है। कहता है कि तुम लोगों ने शादी की है, मैंने कहा तुमसे ज़बरदस्ती कहा था और मैं तो वैसे ही ठीक था। लेकिन यहाँ पर माता पिता बार बार उसे टॉर्चर करते हैं और जब ये टॉर्चर राकेश से बर्दाश्त नहीं होता तो उसके बाद जो राकेश होता है यहाँ से दिल्ली जाने का फैसला करता है। और दिल्ली में उसका एक दोस्त जो कि ऑटो चलाया करता था और वह भी सोचता है कि मैं भी ऑटो चलाऊंगा और ऑटो चलाकर मेरा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। ऐसा सोचकर जो राकेश होता है वो अपने माता पिता से कहता है कि ठीक है, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी को भी लेकर जाऊँगा। अब यहाँ पर जब माता पिता ये बात सुनते हैं तो उसे आराम से कह देते हैं कि ठीक है बेटा, खूब शौक से जा और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल राकेश चाह रहा था कि माता पिता के सामने जब मैं पत्नी का नाम लूँगा तो वो लोग मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो इस बात के लिए हामी भर दी थी। इसके बाद जो राकेश होता है वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से कुछ पैसे अपने पिता से उधार लेकर सीधा दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में जाकर एक किराए का कमरा ले लेता है। अब किराए का कमरा तो उन्होंने ले लिया था और इसके बाद यहाँ पर जो राकेश होता है वह अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑटो चलाना सीखता है। लगभग 10 से 15 दिन में वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है और उसके बाद ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनके दिन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहे थे। राकेश अच्छी तरह से कमाना सीख गया था और अपने परिवार की हर छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा भी किया करता है। यहाँ पर ऑटो चलाते हुए उसे जैसे ही 4 साल होते हैं तो 4 साल के अंदर उसको एक लड़का भी हो गया था जिसको पाकर वो बड़ा ही खुश होता है। और अब तो माता पिता भी बार बार उससे मिलने के लिए आया करते हैं और राकेश भी अच्छी तरह से अपने माता पिता से बात किया करता है। लेकिन तभी अचानक से राकेश के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राकेश अपने परिवार पर ध्यान देना बिल्कुल से बंद कर देता है। पहले तो वो रोज शाम को अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था, लेकिन अब कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद राकेश काफ़ी ज़्यादा परेशान सा रहा करता है और ना ही बच्चे के लिए कुछ लाता है और धीरे धीरे घर के अंदर जो सामान होता है खाने पीने का वह भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब इस बात से कविता काफ़ी ज़्यादा परेशान तो पहले से ही थी और उसके बाद वह राकेश से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और घर पर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कहाँ जा रही है तुम्हारी कमाई, क्या ऑटो चला भी करता है या फिर ऐसे गप्पे हंकर आ जाया करते हो। अब इस बात को सुनकर राकेश कहता है कि हाँ, अभी कमाई थोड़ी कम है और बाद में जब हो जाएगी तो उसके बाद मैं अच्छे से सामान ले आऊँगा, फिलहाल तुम इसी में एडजस्ट करो। अब कविता इसी चीज़ को एडजस्ट करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके जो राकेश होता है वो बिल्कुल भी घर पर एक भी रुपया नहीं देता है और उसके बाद कविता काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर एक दिन राकेश से लड़ाई कर देती है। कहती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम्हें घर तो कुछ ना कुछ देना होगा।
राकेश यहाँ पर उससे कहने लगता है देखो अभी काम नहीं चला है और मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मैं वैसे ही धंधे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अब यहाँ पर कविता उसकी एक नहीं सुनती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। लेकिन राकेश जब अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। अब जैसी कविता पर राकेश ने पिटाई लगाई थी तो उसके बाद जो कविता होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और राकेश कविता पर पिटाई लगाकर यहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन जो कविता होती है वह इस बात पर ऐसे ही नहीं रुकती है, वह सीधा अपने माता पिता के पास और राकेश के माता पिता के पास फ़ोन कर देती है। अब यहाँ पर जो राकेश के माता पिता होते हैं वह भी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, हम लोग कल ही वहाँ पर आ रहे हैं और कल आकर देखते हैं कि क्या होता है। इधर यहाँ पर जो कविता के माता पिता होते हैं वह भी इसी बात को उससे कह देते हैं कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, हम लोग कल आ रहे हैं और कल आकर देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद कविता फिलहाल तो अपने घर में आराम करती है अपने बच्चे के साथ और दूसरे दिन सुबह सुबह उसके माता पिता और साथ में राकेश के माता पिता घर पर आ जाते हैं और राकेश भी घर पर आ गया था देर रात के समय में। अब जैसे राकेश अपने माता पिता और अपने ससुराल वालों को यहाँ पर देखता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि माँ बाबूजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप सभी लोगों को किसने बुलाया है। तो यहाँ पर जो राकेश के माता पिता होते हैं वो तो शांत स्वभाव में कहने लगते हैं बेटा अंदर चलो बात करते हैं। लेकिन वहीं पर जो कविता के माता पिता होते हैं वह वहीं पर उसे धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने समझ क्या रखा है, ये हमारी बेटी है और हमने इसे तुम्हारी शादी की है, ये नहीं है कि इसे तुम्हें बेच दिया है और तुमने हाथ कैसे उठाया। अब इस बात को सुनकर राकेश अपने सास ससुर को समझाने लगता है और कहता है कि अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं वह एक नहीं सुनते हैं और बाहर से खरी खोटी उसे सुनाने लगते हैं। अब राकेश जब काफ़ी देर तक इन बातों को सहन करता है तो उसके बाद वह अपने सास ससुर को भी धमका देता है और कहने लगता है कि अब मेरा काम कम चल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, कुछ दिनों एडजस्ट कर लेगी तो उसमें क्या है, ये भी मेरे पीछे ऐसी लगी रहती है जिस तरह से आप लगे रहा करते हो और ये कोई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहकर जो राकेश होता है वह घर से जाने लगता है। राकेश के माता पिता उसे रोकते हैं, कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है, लेकिन वो उनकी भी एक नहीं सुनता है और ऑटो को स्टार्ट करके चला जाता है। कहता है कि आप आराम से बैठो और मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ऐसा कहकर राकेश तो वहाँ से चला गया था। लेकिन उसके बाद सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान जब दोनों पक्ष आपस में बात करते हैं तो उसके बाद उन्हें महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत राकेश के साथ हुआ है जिस वजह से ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पर जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वह राकेश के माता पिता से कहने लगते हैं कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, अगर ये इस तरह से बेटी पर हाथ उठाएगा तो बहुत ही गलत होगा। वह लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कविता होती है वह चुप्पी साध लेती है और इसके बाद यहाँ पर कविता के जो घर वाले होते हैं वह अपनी बेटी को लेकर सीधा यहाँ से थाने चले जाते हैं और थाने में जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि इसके पति ने इस पर हाथ उठाया है और बिल्कुल बेरहमी से इसे पीटा है। अब यहाँ पर जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उसके बाद उससे पूछने लगते हैं कि क्या किया करता है तुम्हारा पति। तो यहाँ पर कविता पूरी बात बता देती है, कहती है कि वो तो ऑटो चलाया करते हैं और यहाँ पर फिलहाल ही उसका व्यवहार इस तरह का हुआ है क्योंकि शादी को फिलहाल 5 साल हो गए हैं और अब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से वो मुझ पर हाथ उठाए। लेकिन अभी अचानक से कुछ दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करते हैं और घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते हैं। जब मैं पूछती हूँ तो मुझसे लड़ाई कर दिया करते हैं और इसी के चलते जब एक दिन मैं घर के सामान के लिए कहती हूँ तो उसके बाद वो मुझ पर हाथ उठा देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस वाले इस मामले को समझते हैं और समझने के बाद उन्हें लगने लगता है कि मामला इतना सही नहीं है, मामले में कुछ ना कुछ और गड़बड़ है। क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था कि क्या वो नशा किया करता है तो वो कहती है कि नहीं, कोई नशा नहीं किया करता है और वह तो पहले बहुत अच्छा था लेकिन अभी ना जाने उसे क्या हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह राकेश को पकड़कर थाने ले आते हैं जहाँ पर उसके सास ससुर और साथ में उसकी पत्नी बैठी हुई है। और जब वो लोग वहाँ पर बैठे हुए उसे मिलते हैं तो राकेश एकदम से गुस्से में तो आ जाता है लेकिन पुलिस वालों के सामने कुछ नहीं कह पाता है। पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठाया था। तो यहाँ पर राकेश कहने लगता है कि साहब वो हमारे घर का मामला है लेकिन इसने अगर इस मामले को पुलिस स्टेशन तक ले जाया है तो इसको ये भुगतना पड़ेगा और मैं बिल्कुल भी अब इसे अपने साथ नहीं रख सकता। यहाँ पर पुलिस वाले पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन राकेश उनके सामने आग बबूला हो जाता है। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे अंदर लॉकअप में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जैसे उसे पिटाई लगाते हैं तो उसके बाद जो राकेश होता है वो एकदम से पुलिस वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं मुसीबत में ऐसी में फंसा हुआ हूँ, अगर अपने घर वालों को बताऊँ तो वो लोग भी मुझे ही गलत ठहराएंगे और मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ तो ये भी मुझे गलत ठहराएगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि क्या मुसीबत है और क्या परेशानी है। तो यहाँ पर जो राकेश होता है
वह कहता है कि साहब आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है, मैं एक दिन शाम के समय अपने बच्चे के लिए कुछ सामान लेकर ऑटो को लेकर घर आ रहा था, लेकिन तभी रास्ते में मुझे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मिलती है जिसने काफ़ी ज़्यादा नशा कर रखा था और नशे के कारण वह पूरी तरह से झूम रही थी। उसके बाद वो मुझे हाथ देती है और मैं वहीं पर उस ऑटो को रोक लेता हूँ। मैंने ऑटो रोका तो उसके बाद वह लड़की मेरे ऑटो में बैठ जाती है और मुझे एक सोसाइटी का नाम बता देती है जिसको मैं जानता था और कहती है कि वहाँ पर ले चलो, वहाँ पर मुझे मेरे फ्लैट में जाना है। इसके बाद मैं ऑटो चलाता हूँ और ऑटो चलाते हुए जब मैं शीशे के अंदर से उस लड़की को देखता हूँ तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसने नशा कर रखा था। तो इस बात को देखकर मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ कि देखो कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी नशे की बुरी आदत है। ऐसा सोचते हुए और उसकी तरफ देखते हुए मैं ऑटो को लेकर उस सोसाइटी में पहुंच जाता हूं जहां के लिए उस लड़की ने कहा था। और वहां पर जाने के बाद जब मैं उसे उस ऑटो से उतारता हूं तो उसके बाद वह लड़की जो होती है वह चल नहीं पा रही थी। इसके बाद मैं इंसानियत के नाते उसे सहारा देता हूं और सहारा देकर उसके फ्लैट 205 में छोड़ देता हूं। यहाँ से मैं उसे सहारा देकर ऊपर ले जाता हूँ और ऊपर जाकर फ्लैट के सामने छोड़कर कहता हूँ कि मैडम मेरा किराया दे दो, अब मुझे जाना है। लेकिन वो मैडम जैसे अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है तो उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे फ्लैट के अंदर ले जाती है और कहती है कि अंदर किराया दूंगी तुम्हें। ऐसा कहकर वो मुझे फ्लैट के अंदर ले गई थी और उसके बाद उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब फ्लैट के अंदर काफ़ी सारी महंगी महंगी चीज़ें थी जिन्हें देखकर मैं पूरी तरह से चकाचौंध हो गया था। और उसके बाद वह जो मैडम होती है वह मुझे शराब का एक गिलास थमाती है और उसके बाद जब मैं उस गिलास को लेने से मना करता हूँ तो वह खुद अपने हाथों से पकड़कर मुझे उस शराब के गिलास को पिला देती है। ऐसा करके वो 2-3 गिलास शराब मुझे पिला देती है और उसके बाद मुझे थोड़ा सा नशा हो जाता है। यहाँ पर नशा होने के बाद वह मेरे साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वह एक वीडियो भी बना लेती है। और जब सुबह मुझे अच्छी तरह से होश आता है तो उसके बाद मैं अपनी वीडियो को देखकर पूरी तरह से शर्मिंदा होता हूँ। लेकिन वो महिला पूरी तरह से होश में थी और उस वीडियो को दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है कि अगर तुमने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए तो उसके बाद मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी और तुम्हारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। उसके बाद वो सिलसिला रोज रोज का होने लगता है और वह बार बार मुझे बुलाकर मुझसे पैसे भी लिया करती है और मेरा शोषण भी किया करती है। यहाँ पर पुलिस वाले जब इस कहानी को सुनते हैं तो उन्हें पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब राकेश रो रो कर इस बात को बताता है और कहता है कि साहब जाकर आप देख लो वही उसका फ्लैट है और वहाँ पर उसके साथ एक और महिला भी आया करती है जिसकी उम्र उससे लगभग 10 साल बड़ी होगी, लेकिन वो भी मेरे साथ गलत काम किया करती है। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं उस जगह पर जाते हैं और वहाँ पर जाते ही उन्हें वही लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम होता है सोनिया और सोनिया जैसे ही पुलिस वाले उसे पकड़कर लेकर आते हैं तो रॉय कहती है कि मैं देखो रेपुटेड फैमिली से हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने में ले आते हैं और जैसे वो यहाँ पर राकेश को देखती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले उसे एक कमरे में बिठाते हैं और बिठाने के बाद जो महिला पुलिस होती है वो अच्छी तरह से उसे इंटरोगेट करती है। जब उसे अच्छी तरह से इंटरोगेट किया जाता है तो यहाँ पर जो सोनिया होती है वो तोते की तरह सारी सच्चाई बखान करने लगती है। कहती है कि साहब गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बात को ज़्यादा इधर उधर मत फैलाना क्योंकि मेरे परिवार को अगर ये बात पता चल गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और क्या कारण था इन सब चीज़ों को करने का। जब तुम इतने रेपुटेड फैमिली से हो तो तुम्हारे पास पैसा भी होगा और उन पैसों को छोड़कर गरीब आदमी को इस तरह से परेशान क्यों किया करती हो। तो यहाँ पर जो सोनिया होती है वह बताने लगती है, कहती है कि दरअसल उस दिन जिस दिन मुझे राकेश मिला था उस दिन मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप के कारण मैंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद जब मैं पब से बाहर निकलती हूँ तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी गाड़ी को चला पाऊंगी और इसी वजह से मैं ऑटो को हाथ देती हूँ। अब इस ऑटो वाले के ऑटो में बैठने के बाद जब यह मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़ता है तो उसके बाद मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती और इसे घर के अंदर ले जाकर इसके साथ वो सब कुछ कर देती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मैं इसके साथ वो सब कुछ कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं इसका एक वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि ये किसी को ना बता सके। और जब दूसरे दिन इसे सुबह सुबह होश आता है तो उसके बाद जब मैं इसे वीडियो दिखाती हूँ तो ये पूरी तरह से डर जाता है और इस डर का फायदा उठाते हुए मैं उससे कहने लगती हूँ कि तुझे ना कुछ पैसे देने होंगे और उसके बाद ही मैं इस वीडियो को चुपचाप रखूंगी, किसी को दिखाऊंगी नहीं। तो इसके बाद ये मुझे फ़ौरन से पैसे दे देता है और अब मुझे लगने लगता है कि ये तो अच्छा काम है। और उसके बाद मैं इसी तरह से ऑटो वालों को बुलाकर उनसे इस तरह का फ़ायदा उठाया करती हूँ वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं और इन्हें डर लगता है अपनी इज्जत बेइज्जती का।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनका पूरा खेल समझ में आ जाता है और जब वह पूछने लगते हैं कि वो दूसरी महिला कौन थी जिसके बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पर तोनिया बताने लगती है कि उसी क्लब के अंदर, जिस क्लब में मैं शराब पीने के लिए जाया करती हूँ, वहीं पर मुझे वो मिलती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी एंट्री नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने उसे पैसे दे दिए और उसकी एंट्री करवा दी। उसका नाम होता है बबली। बबली को जब मैं एंट्री करवा देती हूँ तो उसके मेरे बीच में दोस्ती सी हो जाती है और तभी मैं उसे भी ये प्लान बताती हूँ और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती हूँ। हमने कई ऑटो वालों को ऐसे फंसा रखा है और हर महीने हमारे पास काफ़ी सारे पैसे आ जाया करते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले जब पूरे मामले को समझ जाते हैं तो उसके बाद बबली को उठाया जाता है और उन दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। जब ये बात कविता और कविता के घर वालों को पता चलती है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि किस वजह से राकेश का व्यवहार इतना बदल गया। उसके बाद जब राकेश को छोड़ा जाता है और वह अपनी पत्नी कविता का सामना करता है तो उसके बाद हाथ जोड़कर उसके सामने माफी मांगने लगता है। कहता है कि कविता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बहक गया था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत गलती तो इसमें मेरी भी है, लेकिन कविता कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हारी गलती तो केवल इतनी है कि तुम्हारे साथ जब भी ऐसा हुआ था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारी जीवन साथी हूँ। तुमने क्या समझा कि ऐसी गलतियों को सुनकर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। यहाँ पर राकेश इस बात को सुनकर एकदम से निश्चिंत हो जाता है और उसके बाद अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है जो अपशब्द उसने उससे कहे थे। और उसके बाद यहाँ पर अब तक राकेश के माता पिता भी आ गए थे, उनको भी पूरे मामले के बारे में पता चलता है। और इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह कहते हैं कि बेटा, ऐसी कोई छोटी मोटी बात अगर हो जाए तो उसको सभी को बताना चाहिए, ना कि इस तरह से चुपचाप रखना चाहिए। तो राकेश कहता है कि माँ बाबूजी, उसने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे दी थी और अगर ये वीडियो वायरल होते होते गांव तक पहुंच जाता तो गांव में चारों तरफ हमारी क्या इज्जत रह जाती। इसी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। आगे से ऐसा कुछ भी गलती नहीं होगी और मैं आगे से सतर्क रहूंगा। इसके बाद आज तक भी राकेश अपनी पत्नी कविता के साथ और अपने बच्चे के साथ दिल्ली के अंदर ऑटो चला रहा है, लेकिन उसके बाद से उसको कोई भी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।